कैसे देख रहे हैं? एक तो इंडिया में तार साहब बड़ी बात हुई है। अमेरिकन ने कहा है कि इंडियन जो शिप थी उस पे ईरानियों ने मिसाइल मारा है। वो एक बड़ी खबर है। पाकिस्तान की तरफ हम आते हैं, लेकिन ये इस पे जरा जरा करें कि दो इंडियन जो थे शिप्स थी, दोनों एक के ऊपर कहा जाता है मिसाइल मारा गया है। और इंडियंस वैसे तो कह रहे हैं कि हम उस रेड सी में हैं, हम अपनी गल्फ ऑफ एडन में कर रहे हैं, अमेरिकन इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। डू यू बिलीव कि अमेरिकन इंडियंस को जो है वो लाना चाहते हैं, इस खित्ते की जंग में लाना चाहते हैं, उस अलायंस में बनाना चाहते हैं? क्योंकि तार साहब कहा जाता है कि इंडिया की 200 अरब डॉलर की ट्रेड जो है वो ये रेड सी स्विज केनाल से गुजरती है। सो $200 बिलियन इज ए बिग मनी, मतलब किसी भी मुल्क की इकोनॉमी के लिए। और इतना बड़ा मुल्क जिसको इतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए है, इसको आप कैसे देखेंगे? इंडिया के पास क्या चांसेस हैं कि वो इट विल गेट सक इन द वॉर, और इंडिया अवॉइड करेगा ईरान के साथ अपने ताल्लुकात जो है उसको करेगा? हाउ डू यू सी दिस सर? जय हिंद दोस्तों। कहा जा रहा है कि भारत अब सुपर पावर बन चुका है, क्योंकि जो अमेरिका नहीं कर पा रहा है वो भारत करके दिखा रहा है। आपने हाल ही में न्यूज सुनी होगी कि भारत आ रहे शिप्स पर हुतियों ने हमला किया, उनको कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन उसी की जवाबी कार्रवाई में भारत ने दो अपने शिप आईएनएस कोची और आईएनएस कोलकाता भेज दिए हैं। और वहीं राजनाथ सिंह ने भी स्टेटमेंट दी है कि हुतियों को समंदर के नीचे से भी निकाल कर मारेंगे। तो इस तरह का स्टेटमेंट एक सुपर पावर ही दे सकता है। वहीं अमेरिका अभी चुप है। अमेरिका के ऊपर लगातार मिसाइल्स दागे जा रहे हैं, लेकिन अमेरिका क्यों चुप है ये भी हम इस वीडियो में समझेंगे। साजिद तरार सर इस मसले को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन डिस्कस होने वाली है। चीमा साहब, मैं सबसे पहले तो बताना चाहूंगा कि इंडिया हैज अ वंडरफुल टीम राइट नाउ। दोस आर लुकिंग आफ्टर द इंडियन इंटरेस्ट। मैं उनको देख के अप्रिशिएट करता हूं। सबसे पहले तो उन्होंने वेनेजुएला से तेल लेने की बातें की थी। उन्हें पता था कि इस रीजन के अंदर इश्यूज बनेंगे एंड फ्यूचर में हमने तेल कहां से लेके अपनी इकोनॉमी को सेव करना है। दिस इज हाउ स्मार्ट दे आर। उसके बाद मैं यहां बताना चाहूंगा कि यमन के अंदर 20,000 इंडियन डायस्पोरा वहां पर मौजूद है। फिर इस वक्त भारत ने जो 10 कंट्रीज का अलायंस बनाया है, ये अमेरिकनों ने टूटा फूटा सा, उस अलायंस में शामिल नहीं किया। यही अमेरिका को प्रॉब्लम, ये जो मिसाइल अमेरिका इस वक्त जो भारत के साथ, भारत को, अमेरिका को यही चीजें पसंद नहीं आ रही, क्योंकि इंडिया इज ऑलरेडी बिहेविंग लाइक अ सुपर पावर। उन्होंने अपने 2 शिप जो हैं वो अपने ट्रेड शिप्स को की प्रोटेक्शन के लिए वहां भेज दिए हैं, आईएसएस कोची और आईएसएस कलकत्ता। वो उन्होंने रेड सी पे भेज दिया अपने। और तीसरी बात जो आपने खुद भी फरमाई है इस क्वेश्चन के अंदर ही, इंडिया एंजॉयज अ वंडरफुल रिलेशनशिप विद ईरान। चाबहार की जो उन्होंने बंदरगाह, जो सी पोर्ट उन्होंने लीज की है, उसके बाद ईरान को हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया है। मेरी नजर में अगर देखा जाए, मैं ईरान की स्टेटमेंट मैंने बिल्कुल पढ़ी है कि ईरान अपने उस आसपास पे अपने मसल फ्लेक्स कर रहा है, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि अमेरिका हुतियों से डर गया है। हमारे सामने तो वैसे ही लेट जाएगा, और लेट गया। अमेरिका लेट रहा है बिल्कुल इस वक्त। अमेरिका बिल्कुल लेटा पड़ा है इस वक्त। हिलने जुलने की सकत ही कोई नहीं है इसके वक्त अमेरिका के अंदर। जो कई बल्कि मैं आज सुबह फॉक्स चैनल पर मैंने अपने पिछले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पॉम्पियो की एक स्टेटमेंट सुनी है, और ही वाज वेरी मच अपसेट कि व्हाई अमेरिका हैज ड्रॉप द टॉवल इन फ्रंट ऑफ द हूथीज एंड नाउ ड्रॉपिंग द टॉवल इन फ्रंट ऑफ द ईरानियंस। अब उस वापस अटैक क्यों नहीं कर रहा? 10 मिसाइल मेरा ख्याल है आज मारे हैं हूथियों ने अमेरिकन शिप्स के ऊपर। तो दोनों साइडों पे चोक करने का प्लान है उनका। हूथी वहां से रेड सी को चोक करेंगे, और ईरान जो है यहां से अपने मसल फ्लेक्स कर रहा है। लेकिन आपका एक एक्शन होता है, वो पूरी दुनिया ऑब्जर्व कर रही होती है। सबसे पहले जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन को स्टडी कर लिया है पुतिन ने, उन्हें पता है कि ये बच्चे जंग वाले नहीं है, ये वीड पीने वाले, ये वीड वाले बच्चे हैं, ये नशे वाले बच्चे हैं, ये लड़ने वाले नहीं। ओबामा गवर्नमेंट चला रहे हैं। ओबामा को बड़ी देर से पुतिन ने स्टडी कर लिया था, प्रेसिडेंट शी ने भी स्टडी कर लिया था, ईरान ने भी स्टडी कर लिया था। तो तीनों ममालिक ने जब ये सारा इनको स्टडी कर लिया है कि ये कौन है, ये कौन लोग हैं, ये काबल से किस तरह भागे हैं, तो अब वो दुनिया उसका फायदा उठा रही है। ईरान भी फायदा उठा रहा है। और जो मेरी एस्टिमेट है, मेरे ख्याल में वो कहीं उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है जो उन्होंने मिसाइल मारे हैं भारतीय शिप्स के ऊपर। क्योंकि मेरा फहम, ये मेरा ज़हन नहीं मानता, क्योंकि इंडिया एंजॉयज अ वेरी नाइस रिलेशनशिप विद ईरान, वेरी नाइस। आपको पता होगा कि अफगानिस्तान में जब सामान भेजने के लिए राहदारी आपने रिफ्यूज की थी, दैट एवरीथिंग वेंट थ्रू द ईरान टू अफगानिस्तान।
तो वो क्यों उनके मिसाइल मारेंगे? वो मारेंगे तो अमेरिकनों को मारेंगे या ब्रिटिशों को मारेंगे वो। और इसमें मैं नहीं देख रहा, देखिए दुनिया को बुखार तो चढ़ेगा अगर ये कुछ थोड़ा, ये अगर 15-20 दिन भी आगे, महीना भी चली, तो इन्फ्लेशन रेट जो है वो ऊपर जाएगा, पेट्रोल की प्राइस बढ़ेंगी, क्योंकि इस वक्त भी दुनिया का सबसे सस्ता जो फ्रेट है वो शिपिंग है। और अगर शिपिंग जाती है और जिस तरीके से उनका इंश्योरेंस महंगी हो रही है शिप्स की, जिस तरीके से बीपी ने ऐलान कर दिया कि वो रेड सी में बिल्कुल ऑपरेशन को शट डाउन कर दिया ब्रिटिश पेट्रोलियम ने, तो दुनिया को बुखार तो ये चढ़ेगा सारी चीजों का। लेकिन अब देखें, क्योंकि दुनिया इस वक्त लीडरलेस है। पहले जो दूसरे से दूर थे, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप थे, कुछ और लोग थे, वो फिर भी लीडरशिप प्रोवाइड करते थे दुनिया को, अग्रेसिवली आगे जाते थे। मैंने लॉयड ऑस्टिन की स्पीच सुनी है, स्पीच नहीं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने सवाल किया था कि व्हाई अमेरिका इज नॉट रिटेलिएटिंग टुवर्ड्स द हूथीज, तो उन्होंने कहा था कि उनका जवाब मैं बताना चाहूंगा, वर्ड बाय वर्ड बताना चाहूंगा। उन्होंने फरमाया था, उन्होंने कहा कि सिर्फ ये अमेरिका का प्रॉब्लम ही नहीं है, ये प्रॉब्लम तो यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम तो इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। जब तक सारी दुनिया साथ नहीं आएगी, हम आगे जाके तो नहीं करेंगे। दिस इज नॉट कॉल्ड लीडरशिप। वो सारी दुनिया के शील्ड में पीछे छुप के रहना चाहते हैं, कितने कि सानू ईरान थल्ले सट के जुतियां ना मारना शुरू कर दो। मार रहे हैं, वैसे ही मार रहे हो, तो इन्होंने सिर थल्ले कीते, वो जुतियां मार रहे हैं। पहले वो पठान साइकिल वाले मारते रहे ने, वो मोटरसाइकिल वाले, हुण ईरानियां ने थल्ले सट लिया। होतियां का भी कोई सिर पैर है मेरा, मैं सोचा जाए तो एक सुपर पावर के गल पैना। और मजे की बात बताता हूं शीमा साहब, मजे की, आपके सुनने वाले एंजॉय करेंगे। जो शिप होती लेकर गए हैं उसका उन्होंने म्यूजियम बना दिया, टिकट लगा पड़ा उस पर। वहां लोग, यमन के और आसपास के लोग जो हैं मुल्कों के, आकर मेरे ख्याल $20 दे के रोज अंदर शिप को विजिट करते हैं, वो जो लेकर गए छीन के। ये सूरत हाल। दिस इज हाउ द सुपर पावर्स गो डाउन। दिस इज हाउ एग्जैक्टली, जब कमजोर लीडर आते हैं ओबामा जैसे, तो दुनिया फिर आपका सर घुटनों पे दे के 100 जूते मार के एक से शुरू करती है। फिर ये हो रहा है। डॉक्टर साहब, क्या हाल है? अमेरिका के पास हर जगह बम्बार्डमेंट थोड़ी कर सकता है। नहीं, बम्बार्डमेंट नहीं, डिप्लोमेसी सबसे बड़ी बात। डिप्लोमेसी तो वो देखिए डॉक्टर साहब, इसमें मेरा सवाल कंप्लीट हो जाए। आपने डिप्लोमेसी की बात की, वहां पे यूएन में जब गजा के ऊपर डिप्लोमेसी को अमेरिका ने खुद नाकाम कर दिया है। जब सारी दुनिया कह रही है कि तुम वहां सीजफायर कराओ और वो डिप्लोमेसी को नाकाम कर रहे हैं, तो हाउ कम ये जो भी 10 मेंबर्स अलायंस बना है, तो उसमें क्यों सारे बाहर निकल गए? उसने कहा भाई तुम जानो, क्योंकि हम तो पहले ही ऐसी लड़ के होती हैं, थक हुए हैं, हम क्यों तुम्हारे लिए लड़े? और तुम जब यूएन में नहीं कुछ करते तो फिर आपने भुगतो। तो फिर डिप्लोमेसी तो कुछ भी नहीं है। तार साहब, मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ शीमा साहब। मैं कुछ अरसा, मैंने पहली दफा जिंदगी में एक प्रेसिडेंट के आसपास मैंने काफी अरसा गुजारा। उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब की एक बात होती थी कि वो प्रेडिक्टेबल नहीं थे। वो चाइनीज प्रीमियर के साथ डिनर पर बैठे थे फ्लोरिडा, तो उन्होंने उठ के कहा था, एक्सक्यूज लेकर जाके उन्होंने टमाक मिसाइल वापस आके कहा था, नाउ सर्व द डेजर्ट। चाइनीज के धुएं निकल गए थे कि कितने स्ट्रॉन्ग नर्व्स का बंदा है चीमा साहब। ये लौंडे लपाड़ों के ये बस की बात नहीं है। व्हेन यू बिकम सो प्रेडिक्टेबल, जब आपको हर फील्ड पे प्यूटन केजीबी प्यूटन ट्रेन, जब आपको ट्रेन सीख समझ जाए, व्हेन यू आर एक्सपोज्ड टू द वर्ल्ड, व्हेन यू बिकम प्रेडिक्टेबल। सर मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, डोनाल्ड ट्रंप ने जो चाइना की हालत की थी टैरिफ के साथ, कोई और कर सकता था? आंखें नहीं डाली थी उसने। यहां से मैं एक छोटी सी मिसाल बताता हूं। यहां से कुछ कंपनियों ने कहा था कि हम मैक्सिको के अंदर प्लांट लगाने लगे हैं, हम जाने लगे हैं यहां से। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था ठीक है जाओ, तुम, मैं इस तरह रोक तो नहीं तुम्हें सकता, जाओ मैक्सिको में लगाओ प्लांट, लेकिन तुम्हारी प्रोडक्ट वापस अगर जब अमेरिका आएंगी, इतना टैरिफ इसके ऊपर लगेगा। आई विल मेक श्योर कि योर प्रोडक्ट्स डोंट कम बैक टू द यूएस। अगर तुमने जाना जाओ, ठीक है। चीमा साहब, इस तरह नहीं होता। जिस तरह इस वक्त अमेरिका चल रहा है ना, इस तरह मुल्क नहीं चलते। डिफेंडिंग पुलिस करा दी, 2.5 लाख बंदा बॉर्डर क्रॉस कर रहा है इस वक्त, उनमें से आधे टेररिस्ट है। उनसे पूछा जाए वो कहां से आ रहे हैं, आधे टेररिस्ट उनमें लोग ऐसे आ रहे हैं जो अमेरिका में नहीं आना चाहिए, जिनको 2.5 लाख बंदा पर महीने का आ रहा है। आप कह रहे हैं कि वहां पे ये बिहेव करें? वहां पे किस तरह बिहेव करेंगे जब मुल्क ही नहीं चल रहा यहां पे? मैं छोटी सी $49 बिलियन की चोरी हो रही है स्टोरों पे, नहीं रोक पा रहे। पुलिस में भर्ती होकर राजी कोई नहीं है। हर थाने के अंदर 50-50 इस वक्त वैकेंसीज पुलिस की खाली। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, ठीक है,
रेड सी की बात तो बाद में करेंगे। प्रेसिडेंट की पोती को जाल टाउन में अंदर एफबीआई की गाड़ी उन्होंने छीन लिया गन पॉइंट, और ये हंस रहे हैं। तो दोस्तों, आपने यहाँ पे साजिद तरार सर के बयान सुने। साजिद तरार सर ने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया कि अमेरिका अभी बैकफुट में क्यों है। अमेरिका के बैकफुट में होने का जो मेन रीजन है, भारत की ग्रोथ उससे देखी नहीं जा रही है। हालांकि रेड सी से होते हुए भारत का लगभग 200 अरब डॉलर का बिजनेस होता है, लेकिन भारत ने इसका रिप्लेसमेंट भी ढूंढा है। आने वाले समय में वेनेजुएला से भारत ने तेल लेने की भी बात की है। भारत रिप्लेसमेंट हमेशा जरूर रखता है। हालांकि अमेरिका चाहता है कि भारत और ईरान के संबंध खराब हों। अमेरिका ईरान से डायरेक्टली वॉर नहीं करना चाहता, लेकिन भारत को इसमें घसीटना चाहता है। लेकिन भारत भी अभी एक स्ट्रांग टीम लेके बैठा हुआ है, और भारत और ईरान के संबंध इतने स्ट्रांग हैं कि दोनों देशों के बीच काफी समय से और काफी अच्छा ट्रेड हो रहा है। और इसके चलते ईरान के चाबार पोर्ट से भारत काफी अच्छा बिजनेस कर रहा है। अफगानिस्तान को काफी अच्छा माल सप्लाई किया जा रहा है। तो यहां से इंडिया और ईरान दोनों के लिए बेनिफिट है अगर दोनों अच्छे से रहते हैं। लेकिन भारत कोई भी गलती नहीं करेगा, ये तो सभी को पता है। लेकिन भारत का जो दबदबा है सब देशों में बना हुआ है। वहीं यमन की बात करें, लगभग 20,000 भारतीयों का डायस्पोरा ऑलरेडी वहां पे मौजूद है, और इससे यमन में एक स्ट्रांग लीडरशिप निकल के आ जाती है भारत की तरफ से भी। और वहीं ईरान में भारतीयों का भी दबदबा आपको देखने को मिलता है। और भारत का जिस तरह से ट्रेड ईरान के साथ है, कहीं हो ही नहीं सकता कि भारत अमेरिका के जो सपने हैं ईरान के साथ वॉर के, उसमें शामिल हो। भारत कभी भी किसी भी वॉर में शामिल नहीं होता है। हालांकि अपना एक का सेपरेट एक स्टैंड अलोन उसका अपना स्टैंड रहता है। लेकिन हुतियों के इस हमले से अमेरिका क्यों चुप है? अमेरिका पे अलोन आज के दिन लगभग 10 हमले किए गए हैं, और इस हमले के बावजूद 10 देशों का जो ये कुनबा बनाया गया है, ये सारे चुप क्यों हैं? अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि अभी यहाँ पे सभी देशों को बोलना चाहिए, हम यहाँ पे अपनी टांग नहीं अड़ाने वाले हैं, क्योंकि हमें नहीं लगता कि हम ईरान से वॉर कर सकते हैं। यहाँ पे एक सुपर पावर जिसको समझा जाता था, वहां इन्होंने अपना बैकफुट में बयान दिया है। लेकिन भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि हम हुतियों को समंदर तल से ढूंढकर भी ठोकेंगे। तो इस तरह का बयान सिर्फ सुपर पावर की तरफ से ही आपको आता हुआ देखने को मिलेगा, और भारत सच में सुपर पावर बन रहा है, और इसका अंदेशा पाकिस्तान को ऑलरेडी हो चुका है। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।